हाय, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े हुए बहुत दिन हो गए ना। अब लगता है कि सब भूल चुके हैं, सब पढ़ा तो था लेकिन एटीवी याद नहीं है। बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसी के लिए तुम्हारे एटीवी तुम्हारे लेके आ चुके हैं एक रैपिड रिवीजन। इसके अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट लाइफ प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं और साथ साथ तुम्हें कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा थोड़ी सी देर के अंदर। जो जो तुम्हें जरूरत पड़ती है बस बताते जाना अपने एटीवी को, मैं लेते आता रहूंगा। चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए भैया। अच्छा, तुम्हें यहाँ नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे भाई, इस पर ज्वाइन कर लेना। एटीएन फिल्टर्ड करके इसका नाम है, ठीक है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस बेसिकली क्या है, वो बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पर, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिन्हें उसे जिंदा रहने की जरूरत है, बाकी वो नॉर्मल करता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट कर रहा है, रेस्पिरेशन। अब हमें पता कैसे चले कि कोई जिंदा है भाई, तो ये वाली क्वालिटीज उसके अंदर होती है भाई। अगर हमें पता करना है ना कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सब पता कर लो। मिस ग्रेन के नाम से पढ़े हुए, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। लेकिन ये चार हैं जो एसेंशियल्स है लाइफ प्रोसेस, यानी इनके बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसका एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, बताओ रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस और नॉट? रिप्रोडक्शन एक ऐसी जरूरत है जिसे जिंदा रहने के लिए आदमी को चाहिए या नहीं? इसका क्वेश्चन जरा एक बार कमेंट सेक्शन में हमको बता ही देगा भैया। इसके बाद आओ, अब न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं भैया दो प्रकार का, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं भैया, एल्गी हो गए, प्लांट हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए एटसेट्रा, ये तुम्हारा खुद ही बना ले रहे हैं, इनको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसको बोला गया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये तीन प्रकार के वापस है, एक होलोजोइक, एक सेप्रोफिटिक, एक पैरासिटिक। अब होलोजोइक कौन? हम और तुम, यानी जानवर, काऊ, गोट, लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये तुम्हारे यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म, इनको इसलिए अलग से बता दिया गया भाई। ये सब तुम्हारे क्या, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जो अपना अंदर डाइजेस्ट करते हैं खाना और अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखो देखो लिखा हुआ, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल व्हिच इज देन डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड इनसाइड देयर बॉडीज। बट अगर सेप्रोफिटिक की बात मैं करूं तो सेप्रोफिटिक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जाकर घात लगा के बैठ जाते हैं भाई, और फूड उनका डाइजेस्टेड होता है एक्सटर्नली, तब न्यूट्रिएंट्स अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इनके सबसे फेमस जैसे ब्रेड मोल्ड होता है, तुम्हारे ब्रेड पे वो लग जाती है ना, फफूंदी सी लग जाती है, ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है। तुम्हारा ईस्ट एक है ना, तुम्हारा मशरूम, ये सब क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अगर पैरासिटिक की बात करूं, पैरासाइट से चिपक जाता है बार बार, देखो पैरासाइट की तरह, लीच की तरह चिपक जाता है। लाइस होती है, टेपवर्म होते हैं, कसकटा प्लांट होता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म किसी को मारते नहीं भाई, ये किसी को जाते हैं और उसका खून उसका चूस लेते हैं उसके सामान, ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं पैरासिटिक। अब सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं हम कौन से, न्यूट्रिशन इन प्लांट से शुरुआत करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। देखो ये तुम्हारे सिंपल, ये इक्वेशन याद करनी सबको ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पानी मिला और क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, फिर वो तुम्हारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर खाना बन जाता है। फाइनली क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये इक्वेशन विद बैलेंस याद करनी तुम लोगों को, ठीक है। जैसे सबसे पहले तुम्हारा क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हुआ किसके थ्रू, हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड, पढ़ा होगा क्लास 9th में, भूल गए हो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। फाइनली तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, वो दिन में उनके अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की कवरिंग करके बैठा होता है एक गार्ड सेल। अब क्या होता है, तुम्हारे पौधों में जाइलम और फ्लोम होते हैं, पता है ना, जाइलम टिश्यू, फ्लोम टिश्यू। इनका काम क्या होता है, जाइलम क्या लाता है, रूट से पानी और मिनरल्स लेके आता है ना। फ्लोम करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो पत्ती खाना बनाएगी, पर पहले तो उसे पानी चाहिए, है ना, मिनरल्स चाहिए, तो क्या होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है और वहां से जाइलम लेके आता है पानी और मिनरल्स। वो पानी आके आते हैं इसमें, देखो मान लो अभी तुम्हारा गार्ड सेल है, पानी भर गया इसके अंदर, सूज जाता है, सूज के देखो ये अंदर का छेद खुल गया, पोर्स खुल गए, ये पोर्स ही है स्टोमेटा। अब जैसे ये पोर्स खुलते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जिसको हम ले लेते हैं। ये नॉर्मल पौधों के साथ होता है ऐसा, जहां पे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। लेकिन जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो जिनको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं भाई। हाँ, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, अगर दिन में खुल गए तो बहुत गर्मी वैसे ही है, सूख जाएंगे भाई साहब, ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है, सिस्टोमेटल पोर्स है ना, धीरे धीरे यहां से बेसिकली इस वाले एरिया से तुम्हारा पानी भी धीरे धीरे, जो एक्सेस पानी होता है ना, जैसे हमें पसीने आते हैं,
हमारी बॉडी में पसीने आके हमारी बॉडी अपने आप को कूल डाउन रखती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ऐसी पौधा भी अपने पानी अपने से एक्सेस पानी को रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी स्टोमेटा के दो काम है, ट्रांसपीरेशन पानी को लूज करना और गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। ये तुम्हारा किसका काम था भाई साहब? स्टोमेटा का। ठीक है, अब इसके बाद आओ न्यूट्रिशन इन एमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तुम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अमीबा की बात करें तो अमीबा के बाहर खाना ऐसा पड़ा है, ये रहा खाना, खाना यहां पड़ा है। तो अमीबा क्या करता है? बहुत मक्कार है ये भाई साहब, ये थोड़े फॉल्स झूठे पैर फैलाता है, ऐसे झूठे, इनको ऐसा अपने शरीर को बढ़ा सकता है, इसके पास क्वालिटी है। और फिर धीरे धीरे यहां से ऐसे जमता है और यहां से ऐसे अपने पैरों को ऐसा बना लेता है और खाने को ऐसे दबोच लेता है। देखो ये आ गया खाना अंदर आया, एक फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल बनने के बाद यहां पर ये साइटोप्लाज्म से भेजता है कुछ एंजाइम्स जो इस खाने को करते हैं डाइजेस्ट। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद खाना होता है एब्जॉर्ब्ड, फिर एसिमिलेट, और फाइनली तुम्हारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, इजेस्ट कर देता है ना, इजेशन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। अब इसके बाद ये सेम पैरामीशियम के अंदर भी, पैरामीशियम में देखो यहां पर सीलिया होते हैं, सीलिया, और यह तुम्हारी जगह का जहां से खाना एंटर करेगा, ओरल ग्रूव। अब मान लो खाना यहां पड़ा है, तो ये सीलिया क्या करते हैं? सीलिया इस खाने को हिला हिला के पहुंचा देते हैं कहां? ओरल ग्रूव के पास। ओरल ग्रूव के पास पहुंचता है, फिर बनता है तुम्हारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनने के बाद तुम्हारा ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स आते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं और बचा हुआ खाना इजेस्ट कर देता है, इजेशन हो जाता है। ये था तुम्हारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करें, सबसे पहले हम लोग खाना इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन बोलते हैं। हम लोग खाना खाया, दांतों से चबाया, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, है ना, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। अब एक्चुअली में सलाइवरी अमाइलेज होता है, बात है ये वाली बात, खाना बोलो। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, वो सलाइवा मिक्स होता है खाने के साथ, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा जो तुम्हारा स्टार्च जो तुमने खाना खाया वो माल्टोज में ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो गया, नहीं डाइजेशन कहां स्टार्ट हो जाता है? मुंह में। अब ये खाना कहां गया? स्वेलो किया, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता हुआ, ऐसे इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ईसोफेगस से होते होते पहुंचता है तुम्हारे पेट में। अब पेट में बिल्कुल ऐसे आंखें बंद कर लो, बिल्कुल इमेजिन करो कि कोई तुमने अभी भी रोटी का टुकड़ा खाया और वो अंदर जा रहा है, वो रोटी का टुकड़ा तुम्हारे ईसोफेगस फूड पाइप से होते होते पहुंचा तुम्हारे पेट में। अब पेट में तुम्हारे तुरंत तुमने जगह डकार आती है, एसिडिटी फील होती है, हाँ, तो पेट में जैसे ही जाता है तो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वो सिक्रीट करता है ना। तो तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। वो तुम्हारे क्या क्या गैस्ट्रिक जूस क्या है? जूस कोई वो पीने वाला जूस नहीं है, यहां पर HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। HCl क्यों है हमारे पेट में? HCl का मेन काम पेप्सिन को एक्टिवेट करना है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट, भी मैं तोड़ना बोलूंगा समझ जाना, डाइजेस्ट होना है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। और पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब HCl हो, HCl ही एक्टिवेट कर सकता है पेप्सिन को, ठीक है, याद रखना। यहां पे एक चीज होती है म्यूकस, म्यूकस एक लेयर बनाता है हमारे पेट के चारों तरफ, जिससे कि वो HCl जो है बहुत खतरनाक होता है, HCl एसिड, हाँ, हाथ लगाओगे जल जाओगे, पेट काहे नहीं जल रहा? हाँ, इसलिए तुमने सुना होगा जब ज्यादा एसिडिटी होती है तो धीरे धीरे तुम्हारे फूड पाइप में भी तुम्हारे छाले होने लगते हैं, बर्न्स आने लगते हैं। तो आदमी को बोलते हैं ज्यादा एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। जब भी एसिडिटी हो तो बेसिक खाना खा लो, ठीक है, रात को खाना खा के लेट हो मत, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ज्यादा चाय मत पियो, है ना, ये सब उनसे होता है। खाली पेट चाय मत पियो, ठीक है, एसिडिटी बनाती है। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हारा ये फाइनली ये तुम्हारा पेप्सिन ने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया प्रोटीन को। याद रखना यहाँ पे सिन आ रहा है ना, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब खाना इसके बाद पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऊपर वाले ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है, इनिशियल पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब यहां पे क्या होता है? तुम्हारा जो लीवर है, लीवर एक और जूस बनाता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, और इस बाइल जूस को दे देता है गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर छोड़ देता है, जा भैया खाने के पास चला जा। अब खाने में फैट, प्रोटीन, ये सब है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करता है? तुम्हारा बाइल जूस पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां तुम्हारा खाना है, वहां बाइल जूस मिक्स होता है, बाइल जूस तोड़ना स्टार्ट करता है फैट को। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, यानी फैट को तोड़ना। इसके बाद यहीं पर बैठे, यहां पेंक्रियाज भी बैठा है, पेंक्रियाज भी अपना पेंक्रियाटिक जूस छोड़ता है। पेंक्रियाटिक जूस की अगर बात करूं तो वहां पे तीन चीज होती है, ट्रिप्सिन, सिन आ गया तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, लाइपेज फैट को तोड़ता है, लाइपेज, TLP याद रखना, तलप, TLP तलप, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ये फैट को तोड़ने का काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स को तोड़ने का काम करता है। कौन? पेंक्रियाटिक अमाइलेज। इसके बाद तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होता है, खाने का जो तुमने खाना पचा लिया उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू विलाई। एक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे ऐसे, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ऐसे ही क्यों होते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाए। तो यहां विलाई के थ्रू तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हुए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा बचा कुचा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और इसके बाद तुम्हारा इजेशन हो गया, फाइनली जो तुम्हारा एक्सक्रीशन हो गया। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा काम। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बेसिकली एनर्जी जो बनती है, सेल्स खाने को तोड़ के जो एनर्जी बना रहे हैं, इसको रेस्पिरेशन पर बच्चों को कंफ्यूज होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस। तुमने सांस अंदर लिया तो कुछ ही जगह लंग्स में पहुंचा सांस, वहां से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया,
सिंपल सा तुम्हारा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर, यही होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर नहीं हो रहा, कोई सेल के अंदर खाना वाना नहीं टूट रहा, ठीक है। इसके अंदर कोई इंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं, इंजाइम्स का काम है खाने को ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पर बहुत सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सेल्स के अंदर होता है, बेसिकली इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि सेल का खाना तोड़ के एनर्जी बना रहा है। एनर्जी किसकी फॉर्म में, हम जब भी बोलते हैं एनर्जी की करेंसी को नाम दे दिया एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। एटीपी इज जस्ट लाइक एनर्जी करेंसी। जैसे हम बोलते हैं ना यार 2 रुपए दियो, यार 2 एटीपी एनर्जी दियो, ये होता है एटीपी, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनली बन जाता है तुम्हारा वाटर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब यहां पे है रेस्पिरेशन, 2 टाइप के भाई, 2 टाइप के रेस्पिरेशन भाई सब। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक। एक चीज बताऊं, इस रैपिड रिवीजन को बिल्कुल ऐसे देखो, आंखें बंद करके, आंखें बंद कर लो चाहे, और बिल्कुल ऐसे फील करो कि जो जो तुमने पढ़ा ना, अब तुम सब भूल के, सच्चाई यही है। और मैं मानता हूं, देखो सही बताऊं, इसमें तुम्हारी कमी नहीं, इसमें तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। हर इंसान चीजें थोड़े दिन बाद भूल जाता है भाई, इसीलिए मैं तुम्हारे रैपिड रिवीजन बना रहा हूं, ठीक है। इसीलिए रैपिड रिवीजन, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे वंशोर, तुम बैचेस देखते हो, उनमें बहुत सारी जगह है, तुम्हारे पास रैपिड रिवीजन जैसी कोई चीज मुझे प्रोवाइड करनी थी, इसलिए। बाकी तुम्हें जो चाहिए मुझे बताना जरूर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जो हो सकेगा मैं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें और 2-3 चीजों की जरूरत है, वो भी जल्दी आएंगी, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। बस एटीबी पे भरोसा, अब खुद पे भरोसा रखो सबसे ज्यादा, तो पहले खुद को ये मत सोचो कि हम किसी से कम है, नहीं हो तुम कभी से कम, ठीक है। चलो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब वो रेस्पिरेशन जो अकर्स इन द प्रेजेंस, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। लेकिन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, इसको बोलते हैं एनारोबिक। जब यहां पर तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी यहां पर तुम्हारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ये रेस्पिरेशन तुम्हारा होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया तक बात नहीं पहुंचती, यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, यहां पर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यहां पर बाय प्रोडक्ट तुम्हारा CO2 H2 वगैरह बनते हैं, यहां पर जो तुम्हारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्कोहल बन जाता है, हाँ अल्कोहल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। दिखाते हैं, चलो देखो, अगर तुम्हारा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सबको पता है C6H12O6 है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर जाके पहले ब्रेकडाउन होता है, इसका एक सेल के साइटोप्लाज्म में जाके ब्रेकडाउन होता है। यहां बनता है पायरोवेट, पायरोवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब आगे आगे प्रोसेस फर्दर, ये दोबारा ब्रेकडाउन होता है इसका, पायरोवेट का। अब ये पायरोवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये पायरोवेट टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी बनाएगा। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस है, तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं, वापस से साइटोप्लाज्म में ये पायरोवेट और टूटता है और बन जाता है इथेनॉल, यानी तुम्हारा अल्कोहल, और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसी प्रोसेस से वो अल्कोहल बनती है तुम्हारी, है ना। अब अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए, मेहनत कर रहे हो तुम भैया, हैं तो एनर्जी चाहिए। लेकिन सारे सेल्स को सफिशिएंट एनर्जी कैसे मिल पाएगी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो भाई, तो सब सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये भी तुम्हारा कहां ही हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल इस बार टूटेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये लैक्टिक एसिड की वजह से तुम्हें जो बॉडी में क्रैम्प फील होते हैं वो होता है, ठीक है। आ जाओ भैया, इसके बाद आ जाओ। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन सबसे पहले तुम अपनी नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नाक के छेद के थ्रू हवा अंदर लेते हो, मानते हो। फिर तुम्हारा नेजल कैविटी आती है नाक की, जहां पे तुम्हारा फिल्टर होती है हवा, ठीक है, डर्ट रिमूव होती है। और उसके बाद तुम्हारा पहुंचता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारी नाक और मुंह की ज्वाइनिंग है, फेरिंग्स वो जगह है, वहां पर तुम्हारी पहुंचती है भाई, तुम्हारी क्या पहुंचती है, ये बेसिकली कॉमन पैसेज होता है हवा और खाने का, है ना। अब ये वहां पर पहुंचा तुम्हारा खाना, खाना नहीं सॉरी, हवा पहुंची। अब ये हवा जाती तुम्हारी लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स यानी तुम्हारा वोकल कॉर्ड, तुम्हारा वॉइस बॉक्स, वहां से होते होते पहुंचती है ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी तुम्हारा विंड पाइप, इसोफेगस फूड पाइप था, ट्रैकिया तुम्हारा विंड पाइप, और यहां से पहुंचती देखो विंड पाइप, है ना, देख रहे हो कार्टिलेज रिंग्स टाइप इस पे ना, रिंग्स टाइप है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। यहां से हवा पहुंचती है इनमें, ये बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकस। ये जो 2 पार्ट डिवाइड हो गए, ब्रोंकस के बाद ये फर्दर डिवाइड हो गए, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। देखो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर तुम यहां पर कुछ गुब्बारे से होते हैं, यहाँ पे छोटे, बहुत छोटे तुम्हें दिख रहे होंगे, मैं रेड पेन से बना दूं, यहां दिखे, वो छोटे छोटे से गुब्बारे से होते हैं। ये गुब्बारे होते हैं एल्वोली, 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 ALVO, एल्वोली, ये होते हैं एल्वोली। ये क्या है, बहुत पतले पतले सैक गुब्बारे टाइप, बैग टाइप होते हैं। अब इनके अंदर ऑक्सीजन भरी है, ठीक है। इनके पास होती है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, उनके अंदर पूरी बॉडी में खून ने अपना काम करा, ब्लड अपना काम करके आके इनके पास आया, यहां पे ब्लड कैपिलरीज है ना। इन ब्लड कैपिलरीज में क्या ब्लड है,
यहां बहुत सारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड वो है जो यूज हो चुका है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन यहां चला जाता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाती है। तो इन्होंने क्या करा, इन गुब्बारों ने क्या किया, ऑक्सीजन तो डाल दिया खून में, और खून में से जो बेकार जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ले लिया अपने पास लिया, वापस से प्रोसेस और बाहर से ऑक्सीजन निकल गया, और वो जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, अब वो ब्लड पहुंचेगा तुम्हारा हार्ट के पास। अभी उसके आगे की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायफ्राम और रिब्स का काम क्या भाई, तुम देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, देखो सिंपल, जब तुम सांस लेते हो तुम्हारे लंग्स फूल गए तो डायफ्राम सीधा हो जाता है बिल्कुल, सांस छोड़ी, अब डायफ्राम देखो ऐसा हो गया, यानी बेसिकली से जगह प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से इनको फूलने की जगह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आओ ट्रांसपोर्टेशन, यानी अब तुम्हारा कैसे तुम्हारे ब्लड की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यानी चीजों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है, दो तरीके से, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, यहां पर तुम्हारा ब्लड वेसल्स और तुम्हारा हार्ट इन्वॉल्व है, यानी तुम्हारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी तो क्या कर रहा है, चीजों को कनेक्ट करके चीजों में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तुम्हारा ब्लड हर सेल के पास नहीं पहुंच पाता, तो ब्लड क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें लेके जा रहा है ना। अब सारा का सारा ब्लड हर सेल के पास नहीं पहुंच पाता, तो ब्लड कैपिलरीज में से ना, ब्लड वेसल्स में से ना कुछ चीज लीक होती है, एक फ्लूइड लीक होता है, उसमें आरबीसी नहीं होता, बाकी चीजें लीक होती है, स्पेशली डब्ल्यूबीसी। उस लीक्ड फ्लूइड को हमने नाम दिया लिम्फ, और ये लिम्फ पहुंचता है उन सेल के पास जहां तुम्हारा ब्लड नहीं पहुंच पाया, और वहां उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तुम्हारा काम कौन कर रहा है, लिम्फ फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहां पर ब्लड पे। सबसे पहले ब्लड तुम्हारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ये न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस सब ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब ब्लड सेल, बेसिकली ब्लड दो चीजों से बना है, एक तो कंपोनेंट इसके व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये कंपोनेंट, और एक प्लाज्मा। प्लाज्मा ही वो चीज है जो इसे लिक्विड मतलब इसे फ्लूइड प्रोवाइड करता है। यानी फ्लूइड कैसे बना, प्लाज्मा की वजह से। तुमने मैट्रिक्स सुना होगा टिश्यू की, टिश्यू चैप्टर में लास्ट ईयर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, यानी ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कौन है, प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा ही वो चीज है जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड बना, लिक्विड टाइप बना। जैसे शिकंजी गीली गीली होती है, क्यों, पानी की वजह से। चीनी की वजह से थोड़ा गीली होती है, पानी की वजह से होती है ना। चलो भाई, तो ब्लड सेल बेसिकली एक तो रेड ब्लड सेल हो गया, एक व्हाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की बात करूं, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का खास काम क्या है, एक तो रेड पिगमेंट यानी ब्लड को रेड बनाता है, दूसरा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपक जाता है, ऑक्सीजन एफिनिटिव होता है, यानी ऑक्सीजन से प्यार करता है, ऑक्सीजन से चिपकता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी इंफेक्शन होता है उससे लड़ता है, ये क्या एंटीबॉडीज बनाता है। प्लेटलेट्स का काम है कहीं तुम्हारा खून वून निकल जाए, रप्चर हो जाए कोई तुम्हारी, तो वहां पे जाके वो बन जाता है ना, पपड़ी सी जम जाती है, वो तुम्हारा प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लाज्मा तुम्हारा वो फ्लूइड जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट वगैरह अदर सब्सटेंस कैरी करता है। ब्लड वेसल्स की बात करूं तो एक तो होती है तुम्हारी आर्टरीज, एक वेन्स और एक कैपिलरीज। आर्टरीज की बात करूं तो ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, याद रखना। ये आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। और ज्यादातर ये क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अच्छा वाला जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, वो ब्लड हार्ट से दूर ले जाती है। हार्ट से दूर मतलब हार्ट से दूर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में। वेन्स तुम्हारा उल्टा काम करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट के पास लाती है, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट के पास लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब ऑक्सीजन यूज हो गया, बचा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब तुम्हारा फूड ब्रेक डाउन होता है सेल में, तो वहां पर ऑक्सीजन यूज हो जाता है और CO2 बन जाता है, वो CO2 वाला ब्लड ये लेके आती है वेन्स में, ठीक है। कैपिलरीज तुम्हारी आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, यहां पर एक्सचेंज होता है गैसेज को, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम तुम बता दिए भाई, चलिए आ जाओ, अब आ जाओ फाइनली हार्ट पे आओ। ये है तुम्हारा मेन पार्ट, हार्ट। अब हार्ट मसल तुम्हारी भाई चेस्ट कैविटी के पास एक मुट्ठी जितनी होती है और वहां लोकेटेड होती है, इसका काम है ब्लड को पंप करना। ये वाले डायग्राम से अच्छा मैं तुम्हें ये दिखाता हूं। सबसे पहले लंग्स, याद है एल्विलाई में तुम्हारा वो आया था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड में, और वो ब्लड लंग्स से होते हुए कहां जा रहा है, देखो हार्ट के पास। ये हार्ट का अपर चैम्बर, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब सुनना, लंग से अच्छा वाला ब्लड आया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास गया, हार्ट से दूर आर्टरी लेके जाती है, हार्ट के पास कौन लाती है, वेन्स, तो ये वेन होगी। अब लेकिन वेन्स तो हमने पढ़ा था, वेन्स कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके पास ऑक्सीजन हो, पर ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो ये एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी वेन बोल दिए इसे, ये एक एक्सेप्शन है, यानी सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर ये वेन तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब ब्लड पहुंचा एट्रियम के पास, एट्रियम ने ब्लड छोड़ दिया वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल ने पुश करके धक्का मार के ब्लड को भेजा, अब अवे जा रहा है, तो ये कौन है, आर्टरी। ये आर्टरी लेके जाती है बॉडी ऑर्गन्स में। ये कौन सी आर्टरी, इसका नाम है एओर्टा।
क्या नाम इसका? आओर्टा। इस आर्टरी का नाम है आओर्टा। याद रखोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास लगी, बॉडी ऑर्गन्स ने जो सेल थे उन्होंने खाना बनाया, यूज करा ऑक्सीजन और भेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, अब ब्लड लेके जा रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट के पास गया, राइट वाले पार्ट के पास। अब ये हार्ट के पास गया, हार्ट के पास कौन लेके जाती? वेन। तो यहां पर जो वेन है उसका नाम है वीना कावा। ये वीना कावा जो वेन है ये लेके जाती है राइट एट्रियम के पास ब्लड, और ये राइट एट्रियम दे देती राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल फिर से पुश मार के दगाता, फिर पुश देता ब्लड को और ये पहुंचा देता वापस से लंग्स में, और यहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वियोली में चला जाता है, वहां से ऑक्सीजन आता, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो राइट वेंट्रिकल से कहां ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अब हार्ट से अवे ए फोर आर्टरी, मतलब ये आर्टरी लेके जा रही है, पर आर्टरी गंदा खून कब लेके जाती है? तो ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन। ठीक है भाई। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, पे तुम देख रहे हो दो बार सर्कुलेशन हुआ है ब्लड का ना, तो डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है। और एक और बात, हमारे पास चैम्बर्स होते हैं चार चैम्बर्स का फायदा है कि हम गंदा यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इससे हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सकती है। अब उससे फायदा ये होता है कि हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। तो बताया ना, इंसान के अंदर टेम्परेचर 37 पॉइंट समथिंग, तुम्हारा 37 डिग्री के आसपास तुम्हारा टेम्परेचर होता है, यानी बाहर 0 डिग्री पर तुम्हारी बॉडी के अंदर, तभी तो तुमने देखा कंबल के अंदर जाते हो तो तुम खुद से गर्म हो जाते हो। क्यों? बाहर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एनर्जी बना सकती है कि खुद का टेम्परेचर मेंटेन रख सके। ठीक है। जो चार चैम्बर्स का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो एट्रियम क्या होता है और वेंट्रिकल क्या भैया? ये तुम्हारे अपर चैम्बर्स होते हैं एट्रियम वाले, एट्रियम तुम्हारे अपर चैम्बर्स और वेंट्रिकल तुम्हारे लोअर चैम्बर। ठीक है। टू टाइप्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तुम्हारी थिन वॉल, क्योंकि ये खून को पुश नहीं करता, तुमने देखा हो ये खून को सिर्फ छोड़ देता है वेंट्रिकल के पास, लेकिन ये पुश करते तो ये क्या होती है? तुम्हारी थिक लेयर होती है इनकी। ठीक है। ये इनका काम है भैया। आ जाओ अब प्लांट्स में कैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स के अंदर बात करो तो जाइलम और फ्लोम। फ्लोम होता है तुम्हारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम तुम्हारा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अब देखो दोबारा, ये तुम्हारा वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था क्लास 9th में, तुम्हारा टिश्यू चैप्टर में पूरा था जाइलम और फ्लोम, भूल गए हो इसलिए वापस से दिया गया। ठीक है। फ्लोम एफ साउंड कर रहा है तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड का ट्रांसपोर्ट पत्ती ऊपर और नीचे दोनों जगह करती है, यानी ये तुम्हारा बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन पानी का ट्रांसपोर्ट सिर्फ तुम्हारी रूट से ऊपर जाता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक सिंगल, समझ जाओ। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मेनली या ज्यादातर डेड एलिमेंट्स का बना होता है, इसका काम सपोर्ट देने का, सप्लाई पाइप का काम ऐसा है। तो जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा ही लिविंग होता है यहां पर, बाकी तुम्हारे तीनों के तीनों डेड पार्ट्स हैं। सेल का डेड पार्ट सपोर्ट देने काम आता है ना, यहां तुम्हारे ज्यादा लिविंग पार्ट्स होते हैं 4, फ्लोम फाइबर, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और फ्लोम पैरेनकाइमा। यहां पर सिर्फ फ्लोम फाइबर तुम्हारा डेड पार्ट है, बाकी सब लिविंग है। ये था तुम्हारा जाइलम और फ्लोम। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है तुम्हें पता है? किडनी के अंदर तुम्हारे नेफ्रॉन होते हैं जो फाइनली तुम्हारे ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, वहां से तुम्हारा यूरिन फॉर्मेशन होती है, यही तो होता है पूरा। तो सबसे पहले किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ, फिर तुम्हारा यूरेटर्स जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे यूरिन को लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर में तुम्हारा टेम्पररी यूरिन तुम्हारे स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू तुम्हारा यूरिन कहां हो जाता है भैया? बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब यहां पर पूरा डिटेल बढ़ते हैं। नेफ्रॉन का ही काम है यहां पर मेन, तो नेफ्रॉन तुम्हारा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहलाता जाता है इसका, किडनी का है ना, क्योंकि मेन नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, यही रिस्पॉन्सिबल है जो तुम्हारे ब्लड को फिल्टर आउट करता है। ये जो तुम्हारा डब्बा सा दिख रहा है यहाँ पे एक कैप्सूल टाइप है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर तुम्हारा पतली पतली देखो ये ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी ना, ये बहुत पतले गुच्छा सा दिख रहा है, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां पर तुम्हारा ब्लड में से जो फालतू की चीज होती है वो ग्लूकोज भी हो सकता है, तुम्हारे मिनरल्स भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ ब्लड के मेन पार्ट, यानी तुम्हारा मेन ब्लड तो रह जाता है यहां पर, लेकिन बाकी सारी चीजों को ये समझता है वेस्ट, उनको बाहर निकाल देता है। किसमें? इस बोमेंस कैप्सूल में भेज देता है। कहां भेज देता है? इस बोमेंस कैप्सूल में। तो देखो जरा क्या हो रहा है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलस के ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती है? फिल्ट्रेशन होती है। तो यहां से तुम्हारे मिनरल्स, सोल्ट्स, यानी सब चीजें बाहर निकल जाती है तुम्हारी नेफ्रॉन्स में। क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीज जो एक्चुअल में काम की थी वो भी बाहर निकल जाती हैं, बस ब्लड बचता है। ब्लड, क्योंकि ब्लड थोड़ा थिक होता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। अब इसके बाद क्या हुआ? जब ब्लड तुम्हारा यहां से भैया इसमें फिल्टर हो गया लगभग, अब इसके बाद आ गया ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है। अब इस ट्यूब वाले पार्ट में वापस से एक चीज होती है। अब क्योंकि यहां से कुछ काम की चीजें बाहर निकल गई थी, तो ये ब्लड तो जा रहा है यहां पे, देखो ये जो काम की चीजें थी ना, अब ये वापस से ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर भेजता है वापस से। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
इसके बाद क्या हुआ, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब ये जो फिल्ट्रेट मूव्स किया थ्रू नेफ्रॉन, यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो गए, है ना, कि कह रहा आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और कुछ गंदगी रह गई थी वो बाहर निकल जाती है, जो बचे हुए जो फालतू की चीज, जो काम की चीजें बाहर निकल गई थी वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है। फाइनली चीजें वहां पहुंचती है तुम्हारी, अब यहां से तुम्हारा डक्ट के थ्रू होते हुए फाइनली तुम्हारा कहां पहुंच जाता है, यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन द रिमेनिंग फ्लूइड इज यूरिन containing waste products and extra water. ट्रांसपोर्ट, यूरिन ट्रेवल्स फ्रॉम किडनी टू द यूरेटर्स, और फिर यूरिन ब्लैडर हो गया तुम्हारा, और यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिन ब्लैडर में थोड़े दिन के लिए। जब फुल हो जाता है तो तुम्हारा यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर तुम्हारा एक्सक्रीशन होता है बहुत प्रकार से होता है, तुम्हारी पत्तियां सूख जाती हैं, वो टूट जाती हैं, ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन का तरीका है प्लांट का अपना वेस्ट को निकालने का। दूसरा, तुम्हारे प्लांट में स्टोमेटा होता है, वहां से तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, पानी एक्सेस बाहर निकल जाता है। ये तुम्हारा तरीका है किसका, प्लांट के एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक रैपिड रिवीजन। और ये तुम्हें देखो सुंदर सुंदर से जो नोट्स दिए मैंने ना, ये सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे इस टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एटी अनफिल्टर्ड तुम्हारा जो तुम्हारी मैंने जो इंस्टाग्राम पे वो जो बनाया पेज, उस पर भी मिल जाएंगे तुम्हें, जहां भी लेना हो। और ये सारी चीज बस ये रही तुम्हारी, बाकी बस इतना ही। तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना और बताना तुम्हें क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जितना तुम्हारे लिए कर पाऊं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले जितनी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊं मैं सब करूंगा। ठीक है, चलो बाय, लव यू मेरे तितली और चीतो, बाय बाय।